विकासशील देश जैसे इंडिया है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, साउथ एशिया के कंट्रीज हैं, सार्क है, सार्क ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट के भी कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट के भी कंट्रीज हैं, ईरान है, ये सब क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अब हमने समझा कि 20 और 19वीं सेंचुरी में ये कैपिटलिज्म 3 चीजें लेकर आया, इंपेरिकलिज्म, साम्राज्यवाद, दूसरे देशों पर कब्जा करना अपने आर्थिक हितों के लिए। साम्राज्यवाद का मतलब है कि अपने हित के लिए, अपने आर्थिक हित के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करना, दूसरे देश के संसाधनों को लूटना, रिसोर्स को, मिनरल्स को जो है यूटिलाइज करना अपने निजी फायदे के लिए, इसी को बोलते हैं। उसकी देश की इच्छा के विरुद्ध, वहां के लोगों की इच्छा के विरुद्ध आपने कब्जा किया, उसके रिसोर्स को लूटा अपने निजी फायदे के लिए। तो इंपेरियलिज्म को कम्युनिज्म लेकर आया कि कैपिटलिज्म लेकर आया? ये कैपिटलिज्म की ही कर कम्युनिज्म इंपेरियलिज्म को लेकर आया। ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म तो मानवता की बात करता है, ये मानवता के लिए खतरा है ही नहीं, खतरा मानवता के लिए ये है, और यही इंपेरियलिज्म को लेकर आया, क्योंकि यही शोषण, गरीबी, असमानता के लिए जिम्मेदार है, और इसके साथ साथ एक व्यवस्था को लेकर आया, कॉलोनियलिज्म। थर्ड वर्ल्ड कंट्री यानी कि एशिया, अफ्रीका, इनको 200 साल, 100 साल, 300 साल तक इन देशों को गुलाम बनाया। न केवल उन देशों के आर्थिक संसाधनों को लूटा, वहां के लोगों को गुलाम बनाया। तो कहीं ना कहीं स्लेव सिस्टम भी लेकर आया, स्लेवरी भी लेकर आया, ब्लैक लोगों को बड़े स्तर पर गुलाम बनाया, स्लेव बनाया, दास बनाएगा। उन पर उद्योगों में, इंडस्ट्री पे, पोर्ट्स पर, बंदरगाहों पर सामान लादने के लिए काम पे लगाया जाता था। लेबर के रूम में उनको जो बंधुआ मजदूर बनाया गया। तो कहीं ना उनके बच्चों का भविष्य, इन ब्लैक अफ्रीकन ब्लैक लोग थे बेचारे, वो तो स्लेव थे, उनके बच्चे भी तो स्लेव होंगे ना। ये मानवता के लिए खतरा है कि एक समझने की आवश्यकता है। और ये इसके साथ साथ इसने पूरे अफ्रीका में द स्क्रैम्पल ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में जो गरीबी है, शोषण है, असमानता है, भुखमरी है, इस सब समस्या के लिए जिम्मेदार यही है कैपिटलिज्म, क्योंकि वहां के रिसोर्स को बड़े स्तर पर आज भी लूट रहा है। और कॉलोनिज्म के बाद आज हम देखते हैं 21 सेंचुरी में ये कॉलोनिज्म खत्म नहीं हुआ, ये नए स्तर पर आया। क्योंकि 20 और 19वीं सेंचुरी में जो कॉलोनिज्म था उसमें स्टेट प्रत्यक्ष रूप से था। स्टेट ने अपनी गवर्नमेंट के माध्यम से, अपनी सेना के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, क्योंकि भारत में कंपनी ही आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आया, फिर बाद में धीरे धीरे गवर्नमेंट का शासन हुआ। तो स्टेट प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हुआ, और इन्वॉल्व हुआ सेना के माध्यम से, और पहले कंपनी के माध्यम से, फिर गवर्नमेंट और सेना के माध्यम से थर्ड वर्ल्ड कंट्री यानी कि ईस्ट पर, मिडिल ईस्ट पर, अफ्रीका पर कब्जा किया, उनके रिसोर्स को लूटा, क्योंकि स्टेट इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था इसका। लेकिन 21 सेंचुरी में मार्क्सिस्ट लोग ये बताते हैं, यानी कि यही कम्युनिज्म ही कहीं ना कहीं सच्चाई को बताता है, क्योंकि कम्युनिज्म और सोशलिस्ट फिलोसफर्स ने कहा, न्यू मार्क्सिस्ट फिलोसफर्स ने कहा कि ये डायनेमिक तो होता है, अपने चेंज करता है, लेकिन ये दुनिया में सब अपना वास्तविक और अपना हिजज एजेंडा, एक्चुअल एजेंडा लोगों के सामने नहीं बताता है। तो इसने क्या किया कि 21 सेंचुरी में इन्हीं शासन, जब ये सरकारें कोई यहाँ पे राष्ट्रवादी चेतना हुई, तो इंडिया, अफ्रीका, पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था, ईरान, इन देशों में राष्ट्रवादी चेतना आने लगी। ये औपनिवेशवाद के विरुद्ध यानी कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट आने लगे, जो उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलन आने लगे, जैसे हमारे देश में चलाया गया, हमको आजादी दिलाई। तो कहीं ना कहीं देशों को आजाद राष्ट्रवादी आंदोलन आए। तो ये राष्ट्रवादी आंदोलन के माध्यम से ये थर्ड वर्ल्ड थे, या जो ईस्ट के भारत जैसे देश या अफ्रीकन, म्यांमार, ये कंट्री के आजाद होने लगे, इंडिपेंडेंट होने लगे, स्वतंत्रता इनको मिलने लगी, स्वतंत्र होने लगे। लेकिन ये औपनिवेशिक सरकारें वापस जाने लगी
रिटर्न होने लगी, गो बैक होने लगा, उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन चलने लगे, तो कहीं ना कहीं ये देश आज़ाद होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। लेकिन देखते हैं कि ये क्यों खतरनाक है, क्यों मानवता के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये 21 सेंचुरी यानी कि आज तक देखा जाए, ये दोनों सेंचुरी के बीच और आज तक 2 डेज, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज ने, कहीं ना कहीं जो कैपिटलिस्ट कंट्री थे, कैपिटलिस्ट कंट्रीज ने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए क्या किया, नए तरीके से ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लेकर आए और लोगों को बताया कि लिबरल डेमोक्रेसी और एलपीजी का मॉडल लेकर आए। ग्लोबलाइजेशन, लेकिन ये लिबरल डेमोक्रेसी और ग्लोबलाइजेशन लेकर आए, लेकिन इसका जवाब ये तो अच्छा, इसको तो अच्छा उन्होंने बताया कि कैपिटलिस्ट लोगों ने, कैपिटलिस्ट स्टेट ने अच्छा बताया, वेस्टर्न कंट्री ने अच्छा बताया, इसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए अच्छा बताया, लेकिन इसकी क्रिटिकल व्याख्या कौन करेगा? ये मार्क्सिस्ट लोगों ने कहा कि ये कैपिटलिज्म ने जो इंट्रोड्यूस किया है वैश्वीकरण का कंसेप्ट या ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट, वो कहीं ना कहीं न्यू कॉलोनियलिज्म और न्यू इंपेरियलिज्म का ही विस्तार है। बस ये डायनेमिक तरीके से, अपने नए तरीके से इसने रूप विस्थापित की है और इसने नए तरीके से इसकी व्याख्या की है, लेकिन